वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर और मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद अभी जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी खूबसूरत और बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, आपको भी मिली होगी। सोशल मीडिया पे इस लड़की ने बड़ी धूम मचाई है और धूम मचनी भी चाहिए। जी हाँ, और ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट और उनको हाईलाइट करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी मौजूदा जनरेशन है, उनको भी सबक मिले, वो भी इंस्पिरेशन लें और वो भी कुछ सीखे। जी हाँ जी, फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उकाड़ा के एक मेहनतकश अखबार फिरोज थे मोहम्मद अनवर के एजाज़ में गेस्ट ऑफ ऑनर की तकरीब का नाज़रीन इनेकाद किया और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। और ये अखबार फरोश मोहम्मद अनवर जो है, ये किस तरह से इतनी बड़ी डॉक्टर्स की तकरीब में गेस्ट ऑफ ऑनर बने, ये सिर्फ अपनी एक होनहार बेटी की वजह से बने। और उस बच्ची का नाम है फाखरा, और अब उनको सिर्फ फाखरा नहीं बल्कि डॉक्टर फाखरा कहना चाहिए। डॉक्टर फाखरा जी आज मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर फाखरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फाखरा, सबसे पहले तो ये बताइए, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें बता दिया जाता है या फिर हम पे पहले ऐसा होता था कि थोड़ा सा इम्पोज करने की कोशिश की जाती थी कि बड़े हो के आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने फला फील्ड में जाना है। लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं थोड़े से चेंज हो चुके हैं। और ख़ासतौर पे जब आप छोटी थी, क्या आपको भी अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से कहा जाता था कि नहीं फाखरा स्टडी करो, स्ट्रिक्टली कोई इस तरह से घर का माहौल था कि नहीं बड़े होकर तुमने डॉक्टर बनना है? क्या किया करती थी? बचपन से मुझे खुद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का भी ये ड्रीम था, लेकिन हमारे ऊपर कभी भी ये चीज़ इम्पोज नहीं की गई कि आपने ये ही करना है। पेरेंट्स हमेशा से लिबरल रहे हैं, उनकी विश थी, बट दे वर क्वाइट लिबरल एंड दे वर लाइक कि आपने जो करना है करें, बस मेहनत और लगन से करना है जो भी करना है। ठीक है। कितना पढ़ती थी आप? कहा जाता है कि हमारे जो ये डॉक्टर्स जितने भी हमारे हैं, यंग डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं बड़े पढ़ाकू बच्चे होते हैं। क्या ऐसा ही है? डॉक्टर बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है और मींस इस फील्ड में एंटर होने के लिए और एमबीबीएस करके एग्जिट करने के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। उस तरफ तो बाद में आएंगे ना, पहले हम स्कूल लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। आप पढ़ी कहाँ से? आप उकाड़ा से आप बिलोंग करती हैं? जी बिल्कुल। स्कूलिंग मेरी उकाड़ा के गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल से, और उसके बाद फिर एफएससी मैंने पंजाब कॉलेज उकाड़ा से की है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ी हैं, तो ये उन बच्चों के लिए तो एक बड़ा लेसन है कि जो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ना है, भारी भारी हमारी फीसें दीजिए, हैं हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए आप बताएं उनको कि कोई मतलब माँ बाप का पैसा ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है, या बड़े किसी इंस्टीट्यूशन या बड़े स्कूल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या कहें? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी इनफ टू गेट द बेस्ट टीचर्स। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, और ये उनकी ही स्ट्रगल्स हैं जो विच लेट मी गो एंड कंटिन्यू विद माई ड्रीम्स। कितना देर पढ़ती थी फाखरा जब आप स्कूल लाइफ में थी, स्कूल में थी? तो स्कूल टाइम फेज़ जो था उसमें मैट्रिकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर भी यही होता था कि पहले सुबह स्कूल, उसके बाद एकेडमी ज्वाइन की हुई थी, एकेडमी में जाते थे, और फिर एकेडमी के बाद घर वापस आने के बाद रात को पढ़ते थे, और फिर जितना थोड़ा बहुत नैप, जितना भी टाइम मिल गया 6 आवर्स 5 आवर्स का, वो नैप लेके एंड कंटिन्यू द सेम रूटीन। अगले दिन दोबारा फिर वही स्कूल, एकेडमी एंड देन। फैमिली में कोई और डॉक्टर है जिससे इंस्पिरेशन मिली हो, सोचा हो कि नहीं मैंने भी फलां अंकल या आंटी की तरह बड़े होकर डॉक्टर बनना? विद इन माई क्लोज फैमिली कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरे बाबा के फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स काफ़ी। अच्छा। दे वर क्वाइट इंस्पिरेशनल फॉर मी। ओके जी, ठीक है। तो कितने बहन भाई हो? आपका कौन सा नंबर है? हम 5 बहन भाई हैं एंड मेरा 3rd नंबर है। 3rd नंबर है, तो बाकी बहन भाई जो हैं वो भी डेफिनेटली अच्छा ही पढ़ते होंगे। अच्छा, अम्मी जो हैं, हमारी अम्मियाँ जो हैं, उनका बड़ा हमारी लाइफ में अमल दखल होता है, हमारी तरबियत में, हमारी स्टडीज़ में, हम जिस मकाम पे पहुंचते हैं, हमारे वालिदैन का बड़ा हाथ होता है ना, है ना? और ये बड़े खुशकिस्मत वालिदैन होते हैं जिनको आप जैसे बच्चे मिलते हैं, होनहार बच्चे मिल जाते हैं, जिनका कल को नाम रोशन करते हैं और हक अदा करते हैं माँ बाप की मेहनत का। तो क्या मतलब कहा जाता था अब्बू की तरफ से, जब आप अब्बू को देखती थी कि अब्बू इस तरह से मेहनत करते हैं, घर से बाहर जाते हैं और अखबार जो है वो बेचते हैं, और फिर क्या मतलब किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करें? मैंने हमेशा से यही सोचा है कि कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना। इफ़ दे हैव सर्टन, उनको मुझसे कुछ तवक्कुआत हैं तो मैंने वो पूरी करनी है, और वो जो हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट करें उसे पे बैक करने किसी भी फॉर्म में, और कभी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना। बस ये मोटिव होता था मेरे सामने जिसको मैंने कंटिन्यू किया। जब स्कूल से निकली
तो फिर आपने क्या सोचा, तभी डिसाइड कर लिया था मतलब मैंने अब एफएससी जो है करना है, प्री मेडिकल? जी बिल्कुल, जब 9th में साइंस ज्वाइन की और उसके बाद फिर यही था कि एफएससी प्री मेडिकल करके इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट टू गेट एडमिशन इन। अच्छा, 9th में तो वैसे काफ़ी बच्चे जो है वो साइंस जब रखते हैं तो उनको लगता है, फील तो आता है कि अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप मुस्तकबिल का डॉक्टर है ना। जी तो जी खासतौर पे जब आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अब लेबॉर्ट्री में, तो उसमें होता है। अच्छा, जब आप कॉलेज लाइफ में आई, निकली घर से, तो कितना टाइम तब आपने स्टडी को दिया? फिर क्या कोई हॉस्टल लाइफ भी गुजारी है, क्योंकि उकाड़ा से आप बिलोंग करती हैं, या वहाँ ही रह के आपने अपनी जो स्टडी है कंप्लीट की? जी, एफएससी कॉलेज से करने के बाद आई केम हियर इन लाहौर एंड गॉट एडमिटेड इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एफसी का जो एफिलिएटेड हॉस्टल है उसमें ही रहती थी। आई वाज अ हॉस्टलाइट, और फिर ऑन एंड ऑफ जब वेकेशंस होती थी तब घर विजिट करती थी। अच्छा, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक आता है जब आप जाती हैं अपनी फैमिली में, तो कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ और ऑनर फील करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम एक किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा फील होता है किसी भी गैदरिंग में जाए। हाउस जॉब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके हाँ। अज़ाइम क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करनी है। स्पेशलाइजेशन इन विच? मुझे मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई विल परसू मेडिसिन और मेडिकल सब स्पेशलिटी इंशाल्लाह। ओके, आपने बताया कि आपके भाई जो है बड़े, है ना, वो जी, भी जी। फार्मासिस्ट है, जी तो बिल्कुल। वो फैमिली का है उसमें कोई ना कोई कि इसमें ही जाना है, या फिर क्या मतलब? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, दे लाइक आपने जो करना है वो करें, कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपने मेडिसिन ही करनी है, मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जाना है, जो करना है। अच्छा, आपकी एक पिक्चर जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी जब आपको गोल्ड मेडल्स मिले। वो गोल्ड मेडल्स आपने अपने आपके अम्मी अबू आपके साथ खड़े हैं और आपने वो मेडल्स जो है अपने बाबा के गले में पहनाए हुए हैं। जी। वो जो लम्हा था डॉक्टर फाखरा, वो क्या, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी अब? That was very proud moment, not only for me, actually for my parents as well। और उस मोमेंट पे बस मेरे यही फीलिंग्स थी कि ये जो भी अचीवमेंट्स हैं ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की ही हैं। अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ एक ज़रिया बनाया है उन्हें इस लेवल तक लाने के लिए, अदरवाइज दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दे डिज़र्व, और अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट इट। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो हैं, जब डॉक्टर सारे नहीं लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो ये सोचा जाता है कि अब अपना क्लिनिक जो है वो ओपन करेंगे, या फिर कहीं भी अगर हम जॉब भी कर लेते हैं तो बड़ा मतलब उनका स्कोप ये होता है, या फिर ज़्यादातर की कोशिश होती है कि मुल्क से बाहर चले जाएं। जी। ठीक है, क्या मैसेज क्या उनको देना चाहती हैं कि आप जैसी जो यंग डॉक्टर है, आप जिस तरह से मेहनत करके डॉक्टर बनी है, फील्ड में आई हैं, आप किस तरह से काम करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? काम इंशाल्लाह पहले भी हमेशा मेहनत और लगन से ही कंटिन्यू किया, आगे भी ऐसे करेंगे, और अपने आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू सर्व माई कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और उनको भी यही मैसेज है कि पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया और आप भी पाकिस्तान को कोशिश करें थोड़ा बहुत देने में, आपका जितना भी हाथ हो सकता है उसे ज़रूर डालें। बड़ी अच्छी सोच है आपकी फाखरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमारे मॉर्निंग शो में आई और नाज़रीन आपने देखा एक इंस्पिरेशन थी, और इसीलिए इनको बुलाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ था। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के लोगों को अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया जाए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। और मुल्क की सियासी सूरत हाल में आज जो टॉप ट्रेंड है वो ये था कि खान साहब, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने आज नैब अदालत में पेश होना था, वो पेश हुए। और खान साहब के जो फ़ैन हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है मंजूर कर ली गई। 8 केसेस के अंदर खान साहब को अबूरी ज़मानत जो है मंजूर हुई है। और ये कहा गया था खान साहब की जानिब से, ज़ाहिर है अभी जो मौजूदा करंट मुल्क की सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंग खान साहब थोड़े से परेशान भी थे। जब ज़मान पाक से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि शायद आज पेशी के बाद अदालत से जब मैं बाहर आऊँ तो मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। और ज़मान पाक की जो तमाम तर सरगर्मियाँ होती हैं डेली बेसिस पे, जो हम लम्हा व लम्हा अपडेट्स लेते हैं, वो कौन हमें अपडेट करता है? जी हाँ, वो हमें करते हैं जी काशिफ सलमान अपडेट करते हैं। और काशिफ सलमान आज स्टूडियोज़ में हैं हमारे साथ, तो आज की भी जो अपडेट्स हैं काशिफ से हम लेंगे। काशिफ, खान साहब चलें ठीक है, 8 केसेस में उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन जब उन्होंने कहा उनको अभी भी खदशा है काशिफ कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये खदशा जो है वो बेजा नहीं है। खान साहब समझते हैं, और जो हालात उनके गिर्द किए जा रहे हैं पैदा, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द घेरा तंग ही किया जा रहा है।
और ये बात मैंने कहीं पहले अपने इसी इधर ही प्रोग्राम के अंदर भी की, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि गैर एलानिया तौर पे खान साहब को घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया हुआ है। नज़रबंदी क्या होती है? हम ज़मान पार्क जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ एक मेला ठेला था, बाहर बहुत दुनिया थी, कारकुनान थे, कभी गिरफ्तारी के लिए आए तो लोग आगे खड़े हो जाते थे और खान साहब को रेड लाइन कहते थे। लेकिन आज आप ज़मान पार्क जाएं तो एक बंदा नहीं है, लीडर तो लीडर, कारकुनान में से भी कोई नहीं है, लीडर तो सारे अंदर है। अच्छा, अब वो नजरबंद क्या होता है? अब वो अकेले अंदर है। पहले लोग उनको रोज मिलने आते थे, मैंने खान साहब की सिक्योरिटी को भी पूछा, उनसे गुफ्तगू हुई और ऑन कैमरा भी पूछा कि यहाँ पे तो बड़ी रौनक रहती थी और लीडर आते थे, तो फिर उसने बताया कि 9 मई के बाद आने तो ख़त्म हो गए तकरीबन। अब अगर उनको मिलने कोई नहीं जा रहा, और खान साहब खुद बाहर जा नहीं सकते क्योंकि जब जाते हैं तो प्रोटोकॉल लगता है, जैमर की गाड़ी आती है, वो या तो पेशी के ऊपर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, इसके अलावा वो घर पे ही हैं। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनके लोग थे उनको उनसे अलग किया गया। अब उसके बाद खान साहब घर के अंदर तक महदूद कर दिया गया। आप देखें रोज जिस तरह खान साहब कहते थे कि विकेट गिर रही है, आज एक विकेट गिराऊंगा, आज दूसरी विकेट गिराऊंगा, आज एक बॉल से 2 विकेटें गिरेंगी, तो अब इसी तरह जा रही हैं, अब विकेटें दूसरी तरफ जा रही हैं। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। अभी हमने कल देखा कि फैजुल्ला कमोका हैं जी, ये वेस्ट पंजाब के सदर थे, ये MPA भी रहे, MNA भी थे, और लेकिन जा नहीं रहे, अगले जाते कहते ओहदा भी छोड़ रहे हैं, पार्टी भी छोड़ रहे हैं। और अभी लोगों से पूछा जी सियासत का, तो वो कहते हैं जी अभी इसका फैसला करेंगे कि मैंने सियासत भी करनी है कि नहीं। आमिर कियानी छोड़ के गए, जिसके बारे में खान साहब ने कहा कि बड़े लोग गए जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन आमिर कियानी का मुझे दुख है, 30 साल मेरे साथ रहे और ये वो, तो उन्होंने भी कहा मैंने आइंदा सियासत नहीं करनी है। लेकिन वो जो 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद आज खान साहब ने स्पेशल एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो वाली हरकतें नहीं करनी। वो जो जलाओ घेराव किया था, फौजी तंसीबात पे आपने हमलावर हुए थे, अपने ही मुल्क की कौमी इमलाक को आपने नुकसान पहुंचाया था। और ये भी कहा जाता है PTI की सीनियर लीडरशिप की जानिब से काशिफ कि वो कुछ शरपसंद अनासिर थे, वो कहते हैं कि वो हमारी पार्टी नहीं थी, वो तो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ये बताऊँ मदिया, आप ये देखेंगे अब जो आप कह रही है ना, खान साहब ने कहा कि अब आज हाँ कि तोड़ फोड़ नहीं करनी, बिल्कुल कहा उन्होंने, और उन्होंने अपने लोगों को कहा मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए, तो उस तरह का। लेकिन जिस दिन ये रिएक्शन हुआ था उस दिन का खान साहब का बयान देखें तो खान साहब ने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रिएक्शन फिर आ सकता है। हुआ ये है कि जो इन्होंने दिया उसकी भी तवक्को लोगों को नहीं थी। जो आगे से आ गया रिएक्शन, इसकी तवक्को थी, इनको नहीं थी, लेकिन जो हमें और आपको थी, हमें तो आप जिन लोगों ने सियासी जमातों को देखा गिरते और चढ़ते, उनको ये थी कि किस हद तक आपने जाना है और किस हद तक नहीं जाना। आप जो रेड लाइन कहते हैं ना, आज से पता नहीं 15-20 साल पहले की बात होगी, मैंने कभी खुर्शीद महमूद कसूरी को पूछा, जी आपने कहा, उन्होंने एक बयान दिया रेड लाइन के हवाले से, पाकिस्तान की भी रेड लाइन है अगर अमेरिका की। उस वक्त वजीर खारजा थे, तो मैं गया और उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि कसूरी साहब हमारी क्या रेड लाइन है, हमें भी पता। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आप देखें जिस तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये हमारी रेड लाइन है, यानी हम डिक्टेशन भी ले रहे हो तो अगर अमेरिका कहेगा तो हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो रोल बैक नहीं करना, हमारी रेड लाइन है। कश्मीर वो कहते हैं छोड़ दें, इंडिया को दे दें, हम नहीं देते, हमारी रेड लाइन है। अभी हम उनकी हर बात मान भी रहे होते हैं लेकिन इस पे तो नहीं आते, तो रेड लाइन है। जो चीज़ आप क्रॉस कर गए इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया, और ये आना ही था, और ये कोई ऐसा नहीं कोई गैर मुतवक्को आया। और तो आप तो जो चीफ का बयान है उन्होंने, अच्छा ये जो अभी आप बता रहे थे कि उस तरह से रौनक, वो वाला माहौल, वो वाले मेले ठेले, वो जो कभी ज़मान पार्क में हुआ करते थे, या वहाँ पे वो लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे, कैंप्स लोगों ने लगा रखे थे, वो तो तभी कम होना शुरू हो गए थे। काशी जब टिकटों का मामला आया था तो लोगों ने तभी कैंप्स उखाड़ लिए थे, और बाकी रही सही कसर जो 9 मई के बाद के वाक़े ने कर दिया। तो अब जो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है वहाँ पे, वो उसके बाद अब क्या दोबारा आप समझते हैं कि वैसा ही वहाँ पे माहौल होगा, वैसे कैंप्स लगाए जाएंगे, या एक लंबे अरसे तक अब ये रहेगा या हमेशा रहेगा? बस जो कर दिया गया PTI के साथ हो रहा है और जो आगे होगा, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता भागते। खैर सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ें रहती हैं। हमने मुहतरमा को भी देखा, वो 18 सीटों के साथ थी असेंबली के अंदर। इन्हीं लोगों ने, इन लीडरों ने कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स भी कहा, चमक के फैसले भी कहा, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि मैदान में खान साहब की 2 मेजर गलतियां, बेसिक गलतियां, जो
आप कोई भी खेल खेलते हैं उसका एक किसी रूल के तहत ही खेलते हैं ना, तो इसी तरह सियासत भी एक आइन के अंदर होती है, कानून के अंदर होती है, उसका एक दायरा कार है, आपने उस तरह खेलनी है। आप असेंबली के अंदर रहते हैं और अपनी, आप तो ग्राउंड से बाहर चले गए, अंपायर गलत फैसला दे दे तब भी आप ग्राउंड के अंदर ही होते हैं, ग्राउंड से बाहर नहीं चले जाते। मैंने कभी एक मिसाल दी थी कि फुटबॉल का मैच था और डिगो मैराडोना दुनिया का वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर था, ये 86 की बात है। उसने फुटबॉल जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला और देखा जाता, उसमें हाथ से गोल कर दिया और वो गोल के बाद एक टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई और उसको नाम दिया गया था हैंड ऑफ गॉड का। ठीक है जी, सही। लेकिन अंपायर ने फैसला दिया, अगले ने कबूल किया। अगर आप टीम लेके बाहर चले जाएंगे तो आप तो खत्म हो गए, यानी आप मैच ही नहीं खेल रहे, तो कैसे चलेंगे? उसमें ये भी कहा जाता है ना, उनके जो कोई खास मुशीर है उनका बड़ा हाथ है। आज जिस भी सूरत हाल से खान साहब तो ये मुशीर ही होते देखें, वो कहते हैं बादशाह कौन से चलते हैं, वही चलते हैं जिनको मुशीर अच्छे मशवरे देते हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर जो लीडर है उसको खुद इतना दाना होना चाहिए कि समझना चाहिए कौन सा मशवरा ठीक दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा। जो फैसल बड़ा कहते रहते हैं कि कुछ सांप हैं, कुछ कीड़े हैं, कोई साथ हैं, वो हर दफ़ा सांप कीड़ों की बात करते हैं। वो यही है कि जो लोग खान साहब को प्रवोक करते रहे, क्योंकि जब लीडर कोई भी होता है वो बाहर निकलता है और उसके गिर्द अवाम का जो एक हजूम इकट्ठा हो जाता है, फिर नारे लगते हैं तो उसको बकाया आवाज़ें सुनाई नहीं देती। फिर वो ये समझते हैं कि 22 करोड़ या 24 करोड़ जितनी अवाम है ये तो हमारे साथ, हम जब निकलते हैं फिर ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसके नतीजे ये निकलते हैं। अब तो जिस आप पीटीआई के लीडर का बयान सुने, वो कहते हैं जी मैं तो खुद फौज में जाना चाहता था, इब्राहिम हक साहब का वीडियो पैगाम जारी हुआ। ठीक है जी, मैं तो फौज से मोहब्बत कौन नहीं करता? मेरे ख्याल से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है अपने वतन की, हम फौज से मोहब्बत करते हैं, हर कोई करता है और फौज से मोहब्बत करनी भी चाहिए। ठीक है, मैंने उस दिन इधर ही प्रोग्राम में बैठ के कहा कि हम जब छोटे होते थे तो माँ बाप ने ये सिखाया या हमने देखा कि कभी फौजी ट्रक गुजरते थे तो हम उनको सलूट करते होते थे, विक्ट्री का साइन बनाते होते थे, कि खुशी होती थी वो वर्दी देख के, वो चीज देख के, तो बड़ी ख्वाहिश थी और चीजें थी। और मेरे तो काफी फैमिली का बैकग्राउंड ही फौज के साथ है। तो लेकिन देखें ना, आप एक जगह पे जाएं और जिन अदारों के आगे से गुजरना, हम उनको अपनी एक यानी सिंबल है हमारी। सही। अच्छा, ये कुछ इस तरफ भी आ जाते हैं कि जो मैंने भी फील किया, और इस वक्त ख़ास तौर पे जो जैसे शीरी मज़ारी साहिबा हैं, उनकी बेटी जो है वो आजकल काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, ईमान की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है और मेरे ख्याल से सही है, राइट है। ठीक है, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहिबा अदालत में पेश हुई थी और खान साहब उनके साथ थे, तो खान साहब का जो रिएक्शन सामने आया था, अभी जब बाकी उनके सीनियर लीडरशिप और वो ख़वातीन जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी एफर्ट की, वो जब अंदर है तो खान साहब का वो रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। अच्छा, ये खाली उन्होंने नहीं किया, जो फवाद चौधरी की बेगम है उन्होंने भी खान साहब के ट्वीट के नीचे लिखा था कि आप फवाद चौधरी का नाम भूल गए हैं। हाँ, तो इसी तरह अब लोगों को मसला ये हुआ, ये नहीं कि अब ये भी कह सकते हैं, अगर मैं पॉजिटिव कहूँ कि खान साहब तो खुद इस वक्त बड़े मसलों में फंसे हुए हैं, तो कुछ नहीं, एक जो है वो तासुर ये भी पाया जाने लगा है अब आवाम में ये, और ऐसा नज़र भी आ रहा है कि खान साहब को कहा जाता है, अब एक आम राय है कि उनको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। नॉट इवन वो जो उनकी पार्टी के इतने सीनियर और इतने उनके कदीम जो दोस्त थे उनके साथ इतना स्ट्रगल करे, वो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, वो जा रहे, अब खान साहब तो ये कह रहे हैं वो छोड़ के जा नहीं रहे, उनको भेजा जा रहा है दबाव के जरिए। लेकिन कहने वाले कहते हैं जब आ रहे थे तो फिर वो अगर जब आ रहे थे तब विकेट गिर रही थी, या तो तब भी साजिश हो रही थी, तो हम कह के जिस साजिश के तहत आए थे उसी साजिश के तहत जा रहे हैं। और अगर तब विकेटें गिर रही थी तो अब अगली बॉलिंग कर रहे हैं, वो विकेटें गिरा रहे हैं, तो फिर वो लेके जा रहे हैं। अगर जो आपके साथ था तो उसको आपके साथ रहना चाहिए था। देखें जी, ये जो इनकलाब आते हैं ना, बात करते हैं, या हम कहते हैं ये नेल्सन मंडेला साहब, तो वो नेल्सन मंडेला ऐसे बने कि उन्होंने 27 साल जेल काटी, ठीक है, फिर उनका नाम बना। जिनके नाम हम लेते हैं मार्टिन लूथर किंग वगैरह, जिन्होंने आज़ादी के बनाए, उन्होंने फिर अपनी कुर्बानियां दी। या तो फिर आप जेलों में बैठे, वो कहें पार्टी छोड़ें, वो कहें नहीं मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल काट लूंगा, कोई फांसी नहीं लगनी उनको इस केस में। वो कहते हैं ना कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे जब जेल में डालेंगे, मुझे नाअहल करवा देंगे, मेरी पार्टी खत्म करा देंगे, तो कर दें। नाअहल होने से क्या होता है? अच्छा, ये जो रिलीफ किस तरह से इसको देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, ये जो 8 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर हुई है, और पीटीआई का जो फ्यूचर है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? बस मैं ये फील्ड में होते हैं ना। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि खान साहब को अगर कोई रिलीफ की जगह मिल रही है तो वो अदालतें ही हैं, और वो यही समझते हैं कि अगर कोई रिलीफ उनको अब मिल सकता है तो वो अदालतों से ही है।
और 8 जून तक उनको ये रिलीफ मिला है। बुशरा बेगम को भी कोई जो है वो 31 मई तक हुआ। अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, और खान साहब के ऊपर तो काफ़ी सारे केस हैं, वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो, वो जलाओ गिराओ हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का हो, अलकादर ट्रस्ट का हो, तो तोशा खाना का हो, उनके ऊपर तो काफ़ी केस चल रहे हैं। तो वो ये चलते रहेंगे और ये चीज़ें, लेकिन जो आपने बात की, आगे भी इनके लिए कोई आसान वक्त नहीं आ रहा, मुश्किल वक्त है। लेकिन जब आप देखें, ये जो सियासत जो होती है ना, ये तख्त और तख्ते का नाम है। आपका एक गलत फैसला आपको ऊपर से नीचे कर देता है। यही गलती भट्टो साहब से हुई तो नीचे गए, और नवाशी ने जब हटा के ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया तो एक ही गलती थी ना, तख्त पे बैठे थे, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ थे, फट्टे पे आ गए। चलिए, पीटीआई के फॉलोअर्स लवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। थैंक यू सो मच काशिफ, आप हमारे साथ थे मॉर्निंग शो में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी ब्रेक के बाद इंतहाई अहम ये टॉपिक है आज जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर की। ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, बेसिकली ये है क्या, ये हम आज अपने बच्चों को डिस्कस करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनमें ख़ास तौर पे एक चिड़चिड़ापन होता है, गुस्से का इजहार करते हैं, बेजा बहस करते हैं। जब हम उनको किसी काम के करने से मना करते हैं तो वो वही काम करते हैं, वो रिपीट करते हैं। और ज़्यादातर जैसे लड़के हैं, बच्चों को मना किया जाता है आपने घर से बाहर नहीं जाना बेटा, आपने बाहर जाके खेलना नहीं है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो तन्हाई में रहें। अगर तन्हाई में नहीं रहते तो वो घर से बाहर रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, आपके साथ आर्गू करने की कोशिश करते हैं। आप अगर कोई उनको काम कहते हैं तो वो उसे डिनाई करते हैं और वो आपका कहना नहीं मानते हैं। ये जो चिड़चिड़ापन है, ये जो गुस्सा है, गुस्सीलापन है, और बच्चों में ख़ासतौर पे कहा जाता है ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये हमारे जो बच्चे लड़कों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, मतलब बॉयज़ में ज़्यादा है। इसकी रीज़न्स क्या हैं, किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि हम सबके जो बच्चे हैं उनमें हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ज़माना है, बच्चे मोबाइल फ़ोन टैब्स लेके अपने साइट्स पे लगे होते हैं, बैठे हुए होते हैं। और अगर उनसे कहो ना कि फ़ोन दे दो, ये टैब दे दो, तो उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो एक बिहेवियर होता है, वो समटाइम्स हमारी समझ से बाहर होता है। वो एक ही सूरत में खुश होते हैं जब आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनका कहना माने। ये जो है कंडक्ट डिसऑर्डर, इसको डिस्कस करने के लिए आज अली अजमल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं, मेरे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, माहिर नफ्सियात हैं, हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है, ये क्या है, ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये बेसिकली है क्या? जी देखिए, जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसे कि एक नाम से जाहिर है कि एक डिसऑर्डर है, एक मसला है, एक हद तक एक बीमारी है जिसमें बच्चों के कुछ बिहेवियर का ये मसला है कि जैसे कि आप देखें कि बच्चों के एक ये बिहेवियर का एक डिसऑर्डर है, ये एक जज्बात का भी एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे कि वो हर वक्त शरारतें करते रहते हैं और बड़ी ऑड किस्म की शरारतें करते हैं। एक तो बच्चे नॉर्मल शरारतें करते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतर होती है, लेकिन कुछ बच्चे हद से ज़्यादा शरारतें करते हैं। एग्जैक्टली, चीज़ें तोड़ना, उसके अलावा फिर दूसरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मारना, पेरेंट्स की बात ना मानना, घर में कोई पेट है तो उसको मारना ऑब्वियसली, चीज़ें तोड़ना, स्कूल में उनका जो कंडक्ट है वो स्कूलिंग उनकी बहुत ख़राब होना, यानी कि वो टीचर्स की बात ना मानना। ऑब्वियसली जी, जब स्कूलिंग इनकी मसला होगा तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगेगा। और फिर इसकी कुछ एक्सट्रीम्स फॉर्म भी हैं, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो घर से जैसे भाग जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं टीन एज में आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं, जो नारकोटिक्स वगैरह, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा फिर कुछ बच्चों में ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो कि अडल्ट कंटेंट होता है। तो ये सारी की सारी अगर बच्चों में जो सिम्टम्स अगर पाई जाती हैं तो उसको हम फिर कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। रीज़न क्या है इसका? इसकी रीज़न तो नहीं होते ना, इससे बाय बर्थ तो नहीं नहीं, एक्चुअली बाय बर्थ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक फैक्टर ज़रूर होता है बाय बर्थ का कि अगर किसी के कुछ ब्रेन में कुछ एनोमलीज रह गई हैं, ब्रेन ठीक तरह से बन नहीं सका, या फिर कुछ अभी कुछ चोट वोट लग गई, किसी के हेड इंजरी हो गई, उसके अलावा फिर कुछ जेनेटिक का फैक्टर तो है। अगर आमतौर पे पेरेंट्स में या फैमिली में ये चीज़ है तो ऑब्वियसली बच्चों में ज़्यादातर चांसेस है कि, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आमतौर पे कहा जाता है गुट्टी का असर है। और बेचारा जिसने गुट्टी दी होती है ना, उसकी सख्ती होती है। कोई बच्चा शरारत करे, कोई बदतमीजी कर दे, तो वो जो गुट्टी देने वाला है उसको खाम में गालियां पड़ जाती हैं। हाँ जी, एक्चुअली हम गुट्टी को जरा इन्वायरमेंट की सेंस में बात कर सकते हैं कि हम बच्चों की किस तरह से अपब्रिंगिंग करते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा जो रोल है कि क्यों बच्चे ऐसे करते हैं, वो अपब्रिंगिंग का रोल है
कि जेनेटिक फैक्टर्स और जो दूसरे ब्रेन वगैरह की इंजरी है ये मैटर करती हैं चीज़ें, लेकिन ज़्यादा रोल इन्वायरमेंट का है कि जैसे कि कोई ट्रॉमास हैं, कोई घर में बहुत ज़्यादा कोई झगड़े होते हैं, बच्चे को कोई पास्ट ट्रॉमास, कोई इमोशनली उसको सप्रेस किया जाता है, पेरेंट्स के झगड़े, फैमिली का ज़रा इन्वायरमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक है, ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर में मुब्तला होने के लिए। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इसमें इन्वायरमेंट का रोल थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा फिर आप देखें कि बच्चों को ट्रॉमास आमतौर पे कैसे होते हैं। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बुली किया जाए अपने पीयर ग्रुप में या स्कूल में या घर में, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि उसको कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बाय द वे मिल के किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर में मुब्तला करती हैं। अदरवाइज बच्चे थोड़ा बहुत जिद करना, शरारतें करना, ये एक नॉर्मल चीज़ है और अच्छी भी चीज़ है ना। अगर बच्चे नहीं शरारतें करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन ये एक हद से ज़्यादा और इस तरह की शरारतें जो कि पेरेंट्स को देख के विजिबली लगे कि हाँ कुछ मसला है हमारे बच्चे में, कि बच्चे शरारतें करते हैं, जिद करते हैं, नाफरमानी भी एक हद तक करते हैं, लेकिन जब हमें देख के ये लगे कि ये कोई नॉर्मल हद तक बदतमीजी नहीं है, या ये एक नॉर्मल हद तक नाफरमानी नहीं है, ये नॉर्मल हद तक कुछ शरारतें नहीं है, ये कुछ देखने में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो आम तौर पे उस चीज को, उस कंडीशन को हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। और आम तौर पे पेरेंट्स या कोई भी और जो ज़ी शऊर इंसान है वो ऑब्जर्व करके हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसके लिए किसी को माहिर नफ्सियात होना लाजमी नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो देख के अपने बच्चे को आम तौर पे उनको अंदाज़ा हो जाता है। पेरेंट्स जो है बड़ा अच्छा जज करते हैं, और जितना अच्छा जज आपको पेरेंट्स कर सकते हैं, वो मैं कहती हूँ दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं आपको कर सकता ना, है ना। अच्छा ये बताइएगा, लड़के और लड़कियों में अगर डिफरेंस करें तो क्या ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसकी अलामात डिफरेंट होती हैं, इनके रवैये मुख्तलिफ हो सकते हैं, रिएक्शंस? जी ऑब्वियसली कुछ फ़र्क तो पाया जाता है। अब देखिए जेंडर डिफरेंस जो है वो तो हर जगह पे एक हद तक पाया जाता है, और जेंडर डिफरेंस से मुराद मेरा ये है कि कुछ लड़कियों के कुछ खास तरह के शौक होते हैं, लड़कों की कुछ खास तरह की और किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। तो बहरहाल ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसमें भी जेंडर डिफरेंस पाया जाता है। आमतौर पे नाफरमानी जो है उसमें लड़कियां लड़कों में शायद कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। उसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस में, कंडक्ट डिसऑर्डर के कंडक्ट में, जज्बात में आमतौर पे इतना फ़र्क नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो चीज़ें तोड़ना फोड़ना ये लड़कों में ज़्यादा होती है, घर से भाग जाना ये लड़कों में ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर पहले देखा गया था जो एडिक्शन थी, किसी चीज़ें वगैरह यूज़ करना, वो लड़कों में थी, लेकिन आजकल बहरहाल ये सिम्टम थोड़ी सी डायनामिक नेचर की, ये गर्ल्स में भी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो सिम्टम है बहरहाल जेंडर डिफरेंसेस में पाया जाता है। और यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये एक कुदरती एक अमल है, जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं। जैसे अगर हम OCD की बात करें तो ये भी लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर इस दूसरी चीज़ देखें डिप्रेशन ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। उसके अलावा कोई एंग्जाइटी के मसले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्सट्रीम किस लेवल तक ऐसे बच्चे जो है जा सकते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, मतलब हमें एहतियात करनी चाहिए ना? जी एक्सट्रीम तो फिर ऑब्वियसली आप देखिए कि ये जो बहुत वायलेंट किस्म के क्राइम जो कर देते हैं ये इसका एक एक्सट्रीम लेवल है। उसके बाद कुछ बच्चे अगर इससे थोड़ा सा ज़रा नीचे बात करें तो घर से भाग जाते हैं, बगैर वजह के भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं वो 2-2 3-3 दफ़ा घर से भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब देखें कि ये कितना एक्सट्रीम लेवल है। अब उनके साथ कुछ वो जब घर से भागे तो उनके साथ एब्यूज़ हो सकता है, वो किसी को कोई क्राइम वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिसमें अगर हम इनको सिम्टम्स को स्टार्ट में ना पकड़ें तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं, जिसमें कि वायलेंट क्राइम्स वगैरह। तरफ ही आने वाली थी। फिर पेरेंट्स जो हैं, हम वालिदैन जो हैं, ऐसे बच्चों की परवरिश में हमें किन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, परवरिश में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो वालिदैन को कभी भी इस मामले में, कंडक्ट डिसऑर्डर के मामले में, किसी भी मामले में वालिदैन को कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखों से मुराद मेरा सिर्फ फिजिकल आंखें नहीं, यानी कि उनको अपने बच्चों के बिहेवियर का नजर रखना चाहिए, उसका जायजा लेता रहना चाहिए। अगर तो लगे उनको कि हाँ कोई मसला है तो सबसे पहला हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जी हाँ बच्चे में कोई मसला है, हमें इसको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को भी हम जब टैकल करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो फर्स्ट चीज़ होती है हमारी एक्सेप्टेंस। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और वो मसले को अंडर दी कारपेट रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये इस चीज को अदराक करें कि हाँ जी कोई मसला है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मसले हो जाते हैं। देखिए ना, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो कंडक्ट डिसऑर्डर भी हो जाता है। डॉक्टर साहब इसमें जो लड़के होते हैं, ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसके शिकार जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं,
ये इसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लड़कियों को ख़ास तौर पे मारते हैं, उनसे चिढ़ खाते हैं। अब कोई भी कज़न होगी, कोई उनकी सिस्टर होगी, तो उसको मारेंगे या उसको डिसलाइक करेंगे या उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे, ऐसा भी होता है? ऑब्वियसली मारेंगे, टॉर्चर करेंगे और एक एक्सट्रीम हद तक। अब सिर्फ देखिए, लड़कियों को? या ऑब्वियसली देखिए ना, इसके डिफरेंट किस्म के इसके स्पेक्ट्रम है। कुछ लड़के हैं ऑब्वियसली वो अगर लड़कियों को ही मारेंगे, कुछ लोग हैं वो उनको होता है कि नहीं हमने सिर्फ जो जीरियाट्रिक्स हैं, बूढ़े हैं, उनको ही मारना है। मेरे पास एक क्लिनिक में एक था लड़का जो टीनेजर था, अब उसकी कंडक्ट डिसऑर्डर की क्या सिम्टम्स थी, वो जो भी कोई बूढ़ी औरत देखता था उसको धक्का दे देता था। अब वो जब धक्का देता था तो ऑब्वियसली उसको चोट वगैरह भी लगती थी। अब ये कंडक्ट डिसऑर्डर है। अब इसी को जैसे आपके क्वेश्चन में बात है ऑब्वियसली कि गर्ल्स की निस्बत उनका एग्रेशन डायरेक्टेड हो सकता है, उसके अलावा पेरेंट्स की तरफ हो सकता है, कोई उनका कोई बैड टच वगैरह के कुछ मामलात हो सकते हैं। तो ये जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताई, जरूरी नहीं कि किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर है तो ये सारी की सारी हो। इनमें से अगर किसी को 3-4 सिम्टम्स हैं तो हम कह सकते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर है। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि पर्टिकुलर सिम्टम्स के किसी सिर्फ अपनी जो गर्ल को या किसी कजन गर्ल को ही हमने कुछ इस तरह से करना, तो ये भी इसी का एक स्पेक्ट्रम है। किसी में ऑब्वियसली कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है और उसमें ये वाली अलामात पाई जा सकती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी हमने अलामात का जिक्र किया एक बंदे में सारी पाई जाती हैं। सारी पाई जाएं, कोई एक दो भी पाई जा सकती तो वो इनफ है कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए। उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि हम तो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, फिर टीचर्स की भी हमारे यहाँ स्कूलों में मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जो होते हैं टीचर्स वो समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाना है बच्चों को और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही उनका काम है, यही उनकी ड्यूटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? टीचर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगर ऐसा क्यों है तो ये ट्रेनिंग नहीं है हमारे। अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स हैं और भी जो प्रोफेशनल दूसरे भी हैं, थोड़ी सी मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि शायद ट्रेनिंग का एक फुकदान है। अब बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि सिर्फ जो पढ़ाना है, देखिए लिखना पढ़ना सिखा देना, और आजकल तो एक लिखना पढ़ना भी क्या सीखना। आप देखें स्टडी में एक नया ट्रेंड बन गया है कि किताबों से हम दूर हो गए, हम नोट्स कर रहे हैं। हमने जी बड़े बड़े वो मार्क्स के पीछे लगे हुए हैं बच्चे, और वो भी ग्रेड्स के पीछे, और वो भी हमने कोई लर्निंग नहीं बच्चों की हो रही, सिर्फ उनको ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लेने हैं, वो नोट्स से रट्टा लगा के बड़ा हमने एक कमर्शियलाइज किया है। तो आजकल तो हर पढ़ना लिखना भी वो स्टैंडर्ड नहीं रह गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जैसे बच्चों की तरबियत, तो देखिए एजुकेशन में बच्चों की तरबियत जो है वो उनको पढ़ना लिखना सिखाने से ज्यादा जरूरी है। अगर एक बच्चा है, आजकल इंटरनेट का दौर है, बुक्स अवेलेबल हैं, हम किसी बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा दें तो वो तो फिर सेल्फ मोटिवेटेड होकर चीजें कर सकता है। बट तरबियत बहुत अहम है। देखिए एजुकेशन जो है वो तरबियत के बगैर एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसका हमें होता क्या है कि हमारे बच्चे, आप देखें हर घर से आजकल बच्चा निकल रहा है बैग उठा के पढ़ने के लिए, कितनी ज्यादा एकेडमीज इंस्टीट्यूशन हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी एजुकेशन की क्वालिटी देखें, या अगर हम ये देखें कि हमने कैसे इंसान पैदा किए हैं, तो आप देखें कि वो शायद मोरालिटी हमारी डिटीरियरेट कर रही है। और अगर हम ये भी चीज़ देखें कि अपनी एजुकेशन लेवल को अगर हम दूसरी कंट्री से मुआवजना करें, तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं अंडरस्टैंड करना कि आप देखें कि हमारी कंट्री में कितने नोबेल लॉरिएट पैदा हुए, कितनी हमने कोई रिसर्च में या हम किसी भी फील्ड में हमने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें अचीव की। मसला क्या है कि शायद हम ठीक तरह से नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे। जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हमने उनको ये सिखाना है कि अगर कोई मसला है तो अपने साथ कैसे डील करना है। अच्छा, ये सिर्फ बचपन तक ही रहता है या जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीन एज में पहुंचते हैं, तो क्या ये खत्म हो जाता है या मजीद बढ़ता है? नहीं, ये खत्म बिल्कुल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल हम इसका ट्रीटमेंट ना करें, ये बढ़ता है। क्योंकि देखें बच्चों की एक लिमिटेशन है ना, बच्चे एक हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब टीनेजर हो गया, अवेयरनेस मैंने कहा शायद आती हो तो बड़े हो तो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाए। नहीं, आम तौर पे देखा गया कि शायद ही कोई इक्का दुक्का ठीक हो जाए जिसको खुद ब खुद हिदायत आ जाए। अदरवाइज ऐसे कोई भी देखें कोई भी बीमारी है, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है ऐसे जी, इसका जो आप जो डॉक्टर से सलाहते हैं, क्या उनके पास माहिर नफ्सियात जो है उनके पास लेके जाया जाना चाहिए फौरी तौर पे वालिदैन? जी बिल्कुल। ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है ये एक अच्छा खासा एक मसला है। ये दिखने में तो शायद हमें छोटा महसूस होता है, लेकिन ये छोटा मसला नहीं है। अगर किसी को है, इसकी बजाय कि वो बड़े टीन एज में ये मसला ज़्यादा हो, फौरी तौर पे चाहिए कि किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट किया जाए। एक तो ये बात होगी। उसके बाद पेरेंट्स को अपना रोल भी प्ले करना है। देखें ये जो मसला है बच्चों में, ये माहिर नफ्सियात अपने क्लिनिक में थोड़े टाइम पे क्या कर लेगा, ये हमें एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें माहिर नफ्सियात का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल है, टीचर्स का रोल है, कम्युनिटी का रोल है, उसके बाद एक सोसाइटी का भी एक हद तक रोल होता है। मतलब हम सब ने मिल के ऐसे बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, उनकी लर्निंग करनी है, उनको सिखाना है और उनको
ये जिस हिसार में, जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है, उसे बाहर निकालना है और हम सबको अपना किरदार अदा करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर माहिर नफ्सियात अली अजमल साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।